हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो अपना भाई जीव जगत पार्ट फर्स्ट कैसा लगा? और 11th क्लास की बायोलॉजी है। तो जो बच्चे 11th क्लास में होने वाले हैं या जो 11th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या जो साइंस डिपार्टमेंट से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अपने ये पूरा अपना प्रयास करेंगे, प्रॉमिस नहीं कर रहा, पूरा प्रयास करेंगे कि आपको पूरी बायोलॉजी में आपको 11th और 12th की बायोलॉजी में आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो अपने कल जीव क्या है देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे जीव जगत में विविधता। देखो, वैसे तो इसमें कुछ नहीं है, फिर वही बात कि सर फिर कुछ नहीं है, फिर करवा क्यों रहे हो, है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी करवा क्यों रहे हो। चलिए देखते हैं करवाने करेंगे। कौन सा कलर लें? ये ले लेते हैं ना, बिल्कुल ठीक है। जीव जगत में विविधता का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जीव जगत में विविधता का मतलब ये होता है कि जितने भी वायुमंडल में या जितने भी हमारे ब्रह्मांड में या जितने भी हमारे पृथ्वी पर जीव जंतु पाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे की प्रजातियां हैं, जीव जंतुओं की प्रजातियां जितनी भी पाई जा रही है, उनके अंदर विशेष प्रकार की विभिन्नता होती है। विशेष प्रकार की विभिन्नता होती है, उसे जीव जगत में विभिन्नता कहते हैं। मतलब ये है कि आपने कभी सोचा है कि ये सभी पेड़ पौधे अलग हैं, हम भी अलग हैं, जंतु अलग है, जीवाणु विषाणु सभी अलग अलग है, तो वो उनमें विविधता होती है, उसे ही हम विभिन्नता बोलते हैं। एनसीईआरटी देखते हैं क्या बोलती है। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों के बहुत से किस्में देखेंगे। बिल्कुल देखते हैं भाई, ठीक है। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे हो सकते हैं, जो मैंने अभी बोला है, कीट हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे जीव भी हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते। तो पहला क्वेश्चन ऐसा बनता है आपका कि ऐसे कौन से जीव हैं जिन्हें आप आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, या कई बार है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो बंद आंखों से देखेंगे नहीं। इसका मतलब है कि सूक्ष्म जीव होते हैं वो। तो सूक्ष्म जीव कौन से? सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं भाई सूक्ष्म जीव? तो प्यारे बच्चों, आपके जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो होते हैं जीवाणु। क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, कवक होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, शैवाल होते हैं, या एक कोशिक जीव, एक कोशिकीय जीव, या प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव। ये सारे जो जीव होते हैं वो आप खुली आंखों से इसे नहीं देख सकते, है ना? चलिए, लेकिन यह हमारे आसपास ही है, बिल्कुल है भाई। अगला है, यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं। अवलोकन का मतलब होता है आप देखते हो कि हमें अध्ययन करना है। जैसे आपने पहले टारगेट किया कि मैं अपने घर पे अध्ययन करूंगा, भाई हमारे घर में कौन कौन से जीव हैं। ठीक है, ये माइक का भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई, हमारे घर पे कौन कौन से जीव हैं। उसके बाद में अपने घर पे देख लिया कि हमारे घर पे गाय है, भैंस है और पेड़ पौधे लगे हुए हैं गमलों में, बगीचों में। उसके बाद नहीं, हम घर में तो देख लिया, अब हमने गांव में देखते हैं, गांव में देख लिया, फिर शहर में देखते हैं। तो अपने अवलोकन को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। आपको विविधता की, अब जैसे ही आप क्षेत्र बढ़ाओगे, आपने अपने घर में देखा तो आपको गाय दिखेगी, भैंस दिखेगी और दो चार पौधे दिखेंगे। लेकिन गांव में किसी के घर में बकरियां भी हैं, भेड़ भी हैं, या किसी के घर में और पादप भी हैं। तो आपको विविधता दिखाई पड़ेगी भाई, क्योंकि सभी अलग अलग होगी। यह बहुत बड़ी श्रृंखला आपको दिखाई पड़ेगी। यदि आप अपने किसी सघन वन में जाएं, सघन वन का मतलब होता है गहरे वन में जाएं, तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। बड़े क्षेत्र में जाओगे तो ज्यादा जीव दिखाई पड़ेंगे भाई। प्रत्येक प्रकार के पौधे आपको दिखाई देंगे, जंतु दिखाई देंगे, जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति। देखो, जाति को यहाँ पर स्पीसीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्पीसीज लिखा हुआ है। ऐसे शब्दों को आप पकड़ के चलना है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के है ना, तो वो ऐसे शब्दों को ध्यान में रखेंगे। जाति को स्पीसीज बोलते हैं, हिंदी मीडियम दोनों बच्चे ये ध्यान रखेंगे। जाति का प्रतीक है। ठीक है, अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या, अब तक जो ज्ञात हो चुकी है वो कितनी स्पीसीज की संख्या ज्ञात हो चुकी है? लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है।
अब तक जो ज्ञात हमें जातियां प्राप्त हो गई हैं, हमारी पृथ्वी के अंदर लगभग हमें इतनी जातियां प्राप्त हो गई हैं। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर इसे ही हम जैविक विविधता कहते हैं। तो सीधी सी बात, अगर पूछ ले जैविक विविधता क्या है, तो आप कहोगे विभिन्न जीव जंतुओं किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले जीव जंतुओं में जो विभिन्नता होती है वो ही जैव विविधता या जैविक विविधता होती है, अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या, उनके प्रकार को ही कहते हैं। जो मैंने अभी बोला है वही है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहां तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते, तो हमें नए नए जीवों का पता चलता है। जैसे जैसे आप खोज करते जाओगे, जैसे जैसे अपने आप क्षेत्र को बढ़ाते जाओगे, अवलोकन क्षेत्र को बढ़ाते जाओगे, तो वहां पर आपको नए नए जीवों का पता लगने लग जाएगा भी हाँ ये जीव भी होता है। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे व प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। वेरी गुड। इस बात का क्या मतलब है? हम कोई भी पौधा है या कोई भी व्यक्ति है या कोई भी प्रजाति है, हम उसे स्थानीय नाम से जानते हैं, लेकिन ये साइंटिफिक तौर पे सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? अब देखो, मैं आपको इसी के साथ में एक एक शब्द को गहराई से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है? देखो, इस बात का कि हम तो उसे स्थानीय नाम से जानते हैं, लेकिन बायोलॉजिकली ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? देखो, अब अपने नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं प्याज का। किसका? प्याज का, है ना? तो आपने देखा होगा प्याज को हम ऑनियन भी बोल देते हैं। मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है, ऑनियन भी बोल देते हैं, कांदा भी बोल देते हैं, है ना? प्याज भी बोल देते हैं, पंजाबी में से गंडा भी बोल देते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए, वो आपने फिल्म देखी है जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल वाली, उसमें जो सन्नी देओल जी होते हैं, वो अमेरिका जाते हैं तो ये गंडा ले जाते हैं, खाना खाते हैं। तो अमेरिकी वाले बोलते हैं कि ये क्या है, तो वो बोलते हैं गंडा, तो वो बोलते हैं व्हाट इज गंडा, ये वगैरह। तो मतलब है तो ये प्याज है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों एक जीव हम उसे स्थानीय नाम से जानते हैं, लेकिन इस प्रकार से ये सही नहीं है, ठीक है? ये स्थानीय नाम एक ही देश के भिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं, बिल्कुल बदलते रहते हैं भाई। अब वही बात है, ओनियन कहा प्याज को हमारे जैसे नॉर्मल एरिया में प्याज कहते हैं, कहीं पे ओनियन कहते हैं, किसी कहीं पर कांदा कहते हैं, कहीं पर गंडा कहते हैं, तो नाम तो बदल गया, कल को दिक्कत दिखेगा। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा करें, तो शायद इसके भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। तो अब कल को हमें प्याज के बारे में अध्ययन करना पड़े, जैसे कि सपोज दैट मैं मान लीजिए अब आपको पता है मुझे इंग्लिश कम आती है ना? मान लीजिए मैं अमेरिका चला गया और मैंने वहां पर जाकर बोल दिया कि मुझे तो प्याज चाहिए। क्या चाहिए? प्याज। तो वो बोले व्हाट इज प्याज, है ना? तो फिर उनको तो पता नहीं लगेगा ये प्याज है, ये प्याज किसको बोल रहे हैं, नाम से कंफ्यूजन होता है, ठीक है? लेकिन मैंने उनको बोले मुझे ओनियन चाहिए, वो मेरे को मान लीजिए ओनियन ला के दे देंगे। मैंने कहा मुझे ओनियन नहीं चाहिए, मुझे तो प्याज चाहिए, है दोनों एक ही चीज। इस प्रकार की भ्रमकारी स्थिति से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने एक टेक्निक निकाली भी हर जीव का एक साइंटिफिक नाम होगा, हर जीव का एक साइंटिफिक नाम होगा, वैज्ञानिक नाम होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। मानक नाम जिससे उसे सारे विश्व में उसी नाम से जाना जाएगा, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाम पद्धति। क्या कहा जाता है? नाम पद्धति। अब देखो, मान लीजिए हम अपने घर पे 3-4 बहन भाई हैं, ठीक है? तो हमारा नाम रखा जाता है ना, नाम रखा जाता है, नामकरण की विधि होती है, तो उसमें हमारा नाम रखा जाता है। जैसे मेरा नाम नरेंद्र है, किसी और का कोई और नाम होगा, किसी का कोई नाम होगा, इस प्रकार से चीजें चलती रहेंगी। तो हमें मान लीजिए नाम ना दे तो हमें मम्मी पापा किस नाम से बुलाएंगे भाई? कोई नाम होगा हमारा, हमें मम्मी पापा बुलाएंगे, या कोई और हमें किस नाम, हमें पहचान करने के लिए हमारा नाम दिया जाता है ना। इस प्रकार ही जीव जंतुओं का भी नामकरण दिया जाता है। नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो, जब जीवों का वर्णन क्या हो? सही हो। नाम पद्धति तभी संभव हो पाएगी। और हम जानते हैं कि नाम किस जीव का क्या है, तो उसे पहचानना कहते हैं। नाम किस लिए जरूरी है? पहचानने के लिए जरूरी है भाई, कोई नई बात नहीं है इसमें, ठीक है? आगे चलते हैं। अब आपको जो चीजें याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहला आपका क्वेश्चन बनता है कि नाम पद्धति क्या है? तो आप कहोगे प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है, तो इस प्रक्रिया को ही नाम पद्धति कहते हैं। आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है।
अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव, कौन से ज्ञात जीव, मतलब उस जीव को वो जानते हैं भाई हाँ ये जीव है, ठीक है, इस जीव का ये गुण है, ये उसके लक्षण है, उस प्रकार की उसमें कोशिकाएं हैं, ये वो काम करता है, उसका कोई स्पेसिफिक वातावरण है, यहाँ पाया जाता है, ये उसके फल हैं, मतलब उसके बारे में वो जानते हैं, उसी के आधार पर उसका नामकरण प्रक्रिया करेंगे। तो प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में, कहां पर, पूरे विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया, सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। अब है क्या नाम पद्धति वो देखते हैं। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार पर सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है प्यारे बच्चों कि नाम ये दिया किसने है, तो एक संस्था है ICBN। क्या है? ICBN। आपको ये फुल फॉर्म ध्यान होने चाहिए। तो क्या है प्यारे बच्चों फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यानी कि पूरे वैश्विक स्तर पर हो गया, ये इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर हो सकता है, नोमेनक्लेचर हो सकता है, नोमेनकल्चर हो सकता है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो नाम के अंदर सारी बातें छुपी हुई हैं। इंटरनेशनल का मतलब वैश्विक स्तर पर, कोड यानी कि एक स्पेसिफिक कोड के आधार पर रखेंगे, ऐसे नहीं है कि कोई भी नाम रख दिया, नहीं, एक स्पेसिफिक कोड होगा, एक विधि होगी, उसी के आधार पर उसका नाम। बॉटनिकल यानी कि जो बॉटनी, अब बॉटनी क्या है? जिसमें वनस्पति आती है, वनस्पति पेड़ पौधे, वनस्पति को बॉटनी कहा जाता है। तो जो वनस्पति या पेड़ पौधों का नामकरण होगा वो बॉटनिकल नोमेनक्लेचर मतलब नाम देने वाली संस्था। क्लियर? ठीक है, में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। आपने बता दिया कि सर ये तो पौधों के लिए बताया है, फिर प्राणियों का नामकरण कैसे करेंगे? तो प्राणी के लिए है प्यारे बच्चों ICZN। चलिए मैं थोड़ा सा मार्कर पेन कर लेता हूं, ICZN। अब ICZN में क्या है? इसका मतलब होता है इंटरनेशनल, क्या होता है प्यारे बच्चों? इंटरनेशनल देख लो भाई, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये आपके जंतुओं के नाम के लिए हो गया। तो अगर पौधों का नामकरण करना है तो कौन करेगा? ICBN। और जंतुओं का नामकरण करना है तो ICZN। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देख लो, अगर जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान और बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, तो जो वनस्पतियों का नाम करेगी वो ICBN और जो जंतुओं का नाम करेगी वो ICZN। बस जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान होता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम है। वैज्ञानिक नामकरण यह बात कहता है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम होगा। क्या नाम होगा? एक ही नाम होगा। कैसे? जैसे देखो मेरा नाम क्या है? नरेंद्र कुमार है, ठीक है। आप मुझे जानते हो नरेंद्र सर के नाम से, ठीक है। मेरी मम्मी मुझे निकनेम से बुलाती है, मेरी सिस्टर मुझे निकनेम से बुलाती है, ठीक है। और रिलेटिव में होते हैं तो किसी के मैं भाई लगता हूँ, किसी के मतलब कुछ चाचा मामा कुछ भी लगता हूँ, तो वो मुझे उस नाम से जानते हैं ना, लेकिन बंदा तो मैं एक ही हूँ। तो फिर इस तरीके से कंफ्यूजन हो जाएगा। अब जैसे कई बार होता है ना कि घर पे मान लीजिए हमारे घर पे कोई आ गया और उसने बोल दिया कि साइंस वाले सर से मिलना है, और हमारे घर वाले जानते नहीं भी साइंस वाले सर है कौन, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो बोलेंगे कि नरेंद्र सर से मिलना है, फिर उनको पता लगेगा भाई हाँ नरेंद्र की बात हो रही है, तो इस तरीके से कंफ्यूज क्रिएट हो गया। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक नाम में हर बंदे का एक ही नाम होगा, हर बंदे का एक ही नाम होगा, जिससे कंफ्यूज क्रिएट नहीं होगा। किसी जीव के वर्णन में विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात के जीव का नाम न हो, और वो एक नाम एक ही जीव का होगा, किसी दूसरे जीव का नाम नहीं होगा। वो किसी दूसरे जीव का नाम कभी नहीं होगा, एक ही जीव का होगा। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। अब कुछ इसके कुछ नियम हैं, ठीक है।
तो नियम क्या है? पहला नियम कहता है कि प्रत्येक नाम के दो घटक होंगे, यानी किसी भी जीव का नामकरण करना है तो उसमें दो घटक होंगे। क्या होंगे? दो घटक होंगे। दो घटक क्या होंगे भाई? एक तो होगा वंश, वंश का नाम, और दूसरा होगा उसका जाति संकेत पद या जाति का नाम, जाति का नाम। ठीक है जी। यानी कि कोई भी नामकरण करना है तो हमने ऊपर अध्ययन कर लिया कि जीव का हमें संपूर्ण वर्गीकरण पता होना चाहिए, संपूर्ण उसका वर्णन पता होना चाहिए, तब हम उसका नामकरण कर पाएंगे। तो हम अगर हमें सारी चीजें पता है तो दिक्कत आने वाली बात नहीं है। पहला नाम हम वंश का दे देंगे, दो चीजें हमें चाहिए, एक तो वंश का नाम चाहिए और एक जाति का नाम चाहिए। इस प्रणाली के दो नाम, दो घटक होते हैं, इसलिए उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे प्यारे बच्चों? द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को किसने बताया था? तो इस नाम द्विनाम पद्धति किसने दी थी या किसने बताया था? तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कैरोलस, कैरोलस लीनियस। नाम याद रखना है प्यारे बच्चों, पूछा जाता है। कैरोलस लीनियस किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। इसका उपयोग सारे विषयों के जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत ही सुविधाजनक है। आओ हम इसके बारे में आगे और अध्ययन करते हैं। तो आओ आम के उदाहरण से। लो जी, इसने कहा है कि हम एक आम का उदाहरण ले लेते हैं। किसका? आम का। आम को सभी जानते ही हो, मैंगो, है ना? तो मैंगो का इन्होंने नामकरण उदाहरण के तौर पर बता दिया। तो उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आम का वैज्ञानिक नाम, आम का वैज्ञानिक नाम होता है प्यारे बच्चों मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका नाम होता है। किसका? आम का। ठीक है सर, इतना तो हमें समझ में आया। आप यह देख सकते हैं कि नाम कैसे द्विपद है, यानी कि नाम में क्या है? दो पद है, एक और दो। ये दो पद दिख रहे हैं? बिल्कुल सर दिख रहे हैं। जो पहला नाम है मैंजीफेरा, वो किसका है? वो पहला नाम है आपका वंश का। किसका है? वंश का। और दूसरा जो शब्द है वो है आपका जाति का। तो यहां से आपको दो पद बातें पता चल गई कि आम का वंश क्या है? तो आम का वंश है मैंजीफेरा और आम की जाति क्या है? इंडिका। ठीक है, तो नाम मैंजीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट है, जाति है, संकेत विशेष नाम के अन्य स्वरचिह्न निम्नलिखित है। अब आपको जो नामकरण करना है इसके कुछ नियम है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, रिटन एग्जाम में भी पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछ लेता है। तो जो नामकरण करना है तब आपको दो चार बातें ध्यान में रखनी है। वो क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है? जैविक नाम का लेटिन भाषा में होते हैं, तो क्या होना चाहिए? पहला तो आपका भाषा कौन सी होनी चाहिए? लेटिन भाषा। कौन सी भाषा? लेटिन भाषा आपकी होनी चाहिए। दूसरा, तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। कौन से अक्षरों में? तिरछे अक्षरों में। अक्षर क्या लिखे जाएंगे? तिरछे लिखे जाएंगे। तिरछे कैसे? ऐसे नहीं कि NARE, ऐसे नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। इन्होंने बोला है कि आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, तिरछे अक्षरों में लिखना है। इसका उद्भव जाए कहीं से भी हुआ हो, उन्हें लेटिनीकरण अथवा लेटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। ठीक है, जैविक नाम का पहला शब्द वंश होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। देख लिया। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करना है, यानी कि जब आप लिखोगे तो ऐसे रेखांकित करना है, दोनों को अलग अलग, ऐसे नहीं सिंगल लाइन करना, नहीं, दोनों को अलग अलग आपको रेखांकित करना है। ठीक है जी। अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। रेखांकन उनके लेटिन उद्भव दिखाता है। बिल्कुल। पहला अक्षर वंश को बताता है, वह बड़े अक्षर में होना चाहिए। जो पहला अक्षर है वो आपका बड़े अक्षरों में होना चाहिए। अब देखो, जैसे आपने पहला अक्षर एन लिख लिया बड़ा, उसके बाद NERENDER, इस तरह से लिखा, फिर अगला KUM, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, होना चाहिए। जाति संकेत पर छोटा होना चाहिए। बता दिया इन्होंने। पहला अक्षर आप क्या लिखोगे? वंश का बड़ा लिखोगे, और दूसरा अक्षर क्या लिखोगे? छोटा लिखोगे। ठीक है जी। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूं मैंजीफेरा इंडिका से। तो आम का नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। तो पहला भाषा कौन सी? लेटिन। अक्षर कैसे लिखने हैं? तिरछे। तो कैसे लिखोगे? MENG, मैंजीफेरा लिख दिया, उसके बाद में इंडिका। इस तरीके से आप इसका नाम लिखोगे तिरछे अक्षरों में। ठीक है। जाति संकेत पद, जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक के नाम के अंत में लेखक का नाम लिख सकते हैं।
ये कुछ विशेष के लिए है, ठीक है। तो आप लेखक का नाम भी लिख सकते हो, लेखक यानी कि जिसके उसके बारे में बताया है, वो आप शॉर्ट में लिखोगे। जैसे लिनियस ने द्विनाम पद्धति, तो आप लिन लिख लो, ठीक है, लिन। इसका अर्थ है कि सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने किया था। इस लिनियन का अर्थ किसने किया? तो ये कोई जरूरी नहीं, आप लिख सकते हो और नहीं आता तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है। लो जी, हमने नामकरण तो देख लिया, अभी नामकरण कैसे होता है तो पता लग गया। पहला क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति की विविधता आपको पता लगी, विविधता क्या है, ठीक है जी, विविधता आपको देख ली। अब आपने जीवों का अध्ययन करना है। अब आपको क्या करना है? जीवों का अध्ययन करना है। तो कैसे करोगे भाई? नाम बिना तो कर नहीं सकते, तो उनका नाम रखना पड़ेगा। अलग अलग क्षेत्रों में उनके अलग अलग नाम है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर आपने या वैज्ञानिकों ने क्या सोचा, भी ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें उसका स्पेसिफिक नाम देना होगा। तो उस जीव का नाम दे सकते हैं ना जिसे हम जानते हैं, जिसे हम जानते हैं उस जीव का नाम देते हैं। जिसे हम जानते ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं, तो उसका अपने नाम नहीं दे सकते। क्लियर? अब उसके बारे में आप जानते हो, तो उसके नाम देने के क्या तरीके हैं? सबसे पहले किसने बताया? सबसे पहले इसने नाम पद्धति के बारे में किसने बताया? तो ये बताया था हमारा कैरोलस लिनियस ने बताया, ठीक है जी। तो कैरोलस लिनियस जी ने कहा कि आप जब नामकरण करोगे जीव का, तो पहला जो शब्द होगा वो उसके वंश का होगा और दूसरा जो शब्द होगा वो उसकी जाति का होगा, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया। अब आप कॉपी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो पहला जो आप काम करोगे वो अक्षर कौन से, भाषा कौन सी होनी चाहिए? लेटिन। अक्षरों को कैसा लिखोगे? तिरछा। पहला शब्द लिखोगे वंश का, दूसरा शब्द लिखोगे जाति का, नीचे दोनों को अलग अलग अंडरलाइन। फिर क्या करोगे? वंश का पहला अक्षर कैपिटल लेटर का होगा, बाकी स्मॉल लेटर है। जाति के सारे स्मॉल लेटर आप लिखोगे, ठीक है। अब नामकरण भी कर लिया। अब हमारे ब्रह्मांड में तो हमने देख लिए कि लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन, सॉरी भाई 8 मिलियन जातियां हैं। तो इसका अध्ययन करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी, अध्ययन करना तो मुश्किल हो गया। नामकरण तो हमने देख लिया, लेकिन उनका डिवाइडेशन, वर्गीकरण या उनको अध्ययन करने के लिए हमें प्रॉब्लम्स होगी। देखो, इसको मैं एक रेगुलर एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक लाइब्रेरी में बैठे हो, एक लाइब्रेरी में बैठे हो और वहां पर पहली क्लास से लेकर पीएचडी क्लास तक की बुक पढ़ी है, पीएचडी तक की बुक्स पढ़ी है। लेकिन उस बुक का ना सिर्फ ढेर किया हुआ है, मतलब ढेर बना दिया। पहली की बुक भी कहीं पढ़ी है, दूसरी की कहीं पढ़ी है, साइंस, रीजनिंग, सारी बुक्स उसमें मिक्स की हुई है। अब मैं आपको बोल दूं कि जाइए 10th क्लास की साइंस की बुक निकाल के लेके, तो निकाल लाओगे? निकाल तो लाओगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इससे अच्छा आप क्या करो, ये तो प्रॉब्लम होगी। तो अब मैंने आपकी सुविधा के लिए क्या किया, मैंने कहा चलो अपनी किताबों को अलग अलग बांट देते हैं। ये पहली क्लास का कॉलम है, ये दूसरी क्लास का, ये तीसरी का, ये चौथी का। अब मैं आपको बोलूं कि जाइए आप 10वीं क्लास की साइंस की बुक लेके आइए, आप आराम से ले आओगे। 10वीं क्लास का कॉलम देखोगे, वहां से बुक निकालोगे और ले आओगे कि ये लीजिए सर। तो वर्गीकरण, डिवाइडेशन करना हो गया ना जरूरी। तो अब हम करेंगे इसका डिवाइडेशन। तो सभी जीवों का अध्ययन करना असंभव है लगभग। हम सभी जीवों का विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो वो तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो हमें इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है तो संभव कर सके कि इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। तो हमें उनका वर्गीकरण करना होगा। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है, तो वर्गीकरण क्या है? तो वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सके। इसके आधार पर, दृश्य गुणों के आधार पर, इसके दृश्य गुणों के आधार पर। तो जितने भी जीव जंतु हैं, तो उन्हें जो उसके देखने से हमें जो गुण पता चल रहे हैं, हमें जो उनके देखने से जो गुण पता चल रहे हैं, उनके आधार पर हम उनको अलग अलग कर देंगे। ठीक है सर, इतना तो हमें समझ में आ गया, सुविधाजनक है। उदाहरण के लिए हम पौधों तथा प्राणियों और कुत्तों तथा बिल्ली जैसे पौधों और प्राणियों में आप देख सकते हो ना, आप देखकर बता सकते हो कि ये जो हरा है वो पौधा है और जो प्राणी है वो अलग हो गया। इस तरीके से आपने थोड़ा सा वर्गीकरण कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया। फिर मैं बोलूं कि आप कुत्ते और बिल्ली में अंतर बताइए, तो आप देख के बता सकते हो कि हाँ ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। फिर अथवा कीट को आप सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिनमें उस वर्ग से संबंध होता है। अब देखिए, मैं आपको बोल दूं कि सांप के बारे में बताइए, सांप के बारे में बताइए। तो आप सांप को, जैसे ही मैंने सांप शब्द बोला,
तो आपके दिमाग में आ गया कि सांप रेंगता है, वो जहर निकालता है, तो आपके माइंड में एक स्पेसिफिक चीजें चल गई। अब मैं आपको बोलूं कि सांप और गाय में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप आराम से कर दो। क्यों? क्योंकि आपने वो गुण देखे हुए हैं, तो उनके आधार पर ही वर्गीकरण हो गया। ठीक है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? आप कुत्ते को ही देखेंगे, नहीं कि बिल्ली को। अब जैसे मैंने सांप का नाम लिया या कुत्ते का नाम लिया, तो आपके माइंड में वो इमेज बनेगी ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि हाथी के बारे में बताइए, मैंने तो हाथी शब्द बोला, तो आपके माइंड में ना हाथी की पिक्चर बन गई, गली में चलता हुआ आपको हाथी दिखाई देगा। वो ऐसे अपना जो नाक है, जब बड़ा वाला जो सूंड बोलते हैं ना, उसको निकाले हुए आपको ऐसे पता लग गया, उसके दांत आपको बाहर की तरफ निकले हुए दिमाग में छप गए। क्यों? क्योंकि वो उसके बाहरी गुण है, दृश्य गुण, यानी कि जो देखने से हमें गुणों का अनुभव होता है, वो दृश्य गुण होते हैं। आपको समझ में ये बातें आ गई है। यदि अल्सेशियन के विषय में सोचे तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हम स्तनधारी कैदना है, तो आप ऐसे जंतुओं के विषय में सोचेंगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं। ठीक है। अब जैसे हमें मान लीजिए, इसी प्रकार हम स्तनधारी कहते हैं। स्तनधारी क्या होते हैं? तो आपके माइंड में आएगा कि उसके एक तो कान होंगे, ठीक है, दूसरा उसके शरीर पर बाल होंगे, और क्या हो सकते हैं, आप स्तनधारी शब्द में आएगा तो आप ये कह सकते हो कि वो उसके जो स्तन ग्रंथियां उसमें पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी? इसमें स्तन ग्रंथियां उसमें पाई जाएंगी। ठीक है जी। इसी प्रकार पौधों में हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसी प्रकार कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग है। इसका उपयोग हम पढ़ने के लिए करते हैं। इन वर्गों को वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा। लो जी, पूछ सकता है कि टैक्सा क्या है? तो आप वर्गीकरण के लिए, किसके लिए? वर्गीकरण के लिए या वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जिन शब्दों का उपयोग करते हो उन्हें ही आप टैक्सा बोलोगे। क्या बोलोगे? टैक्सा बोलोगे। ठीक है। इन वर्गों को वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। यहां आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों का पता लगा सकता है। बिल्कुल भी लगा सकता है। पौधा भी पौधे शब्द है जैसे, तो पौधा भी क्या है? एक टैक्सा है। गेहूं भी एक टैक्सा है। समझ में आया? जो हमने जितने भी यहाँ पर शब्द लिए, जैसे कुत्ता लिया है, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु, ये सभी क्या है? ये सभी टैक्सा शब्द हैं। तो पौधा भी टैक्सा हो गया, गेहूं भी टैक्सा हो गया। ये शब्द है भी। टैक्सा शब्द क्या है? तो वर्गीकरण के लिए हम जिस शब्दावली का उपयोग करते हैं उसे टैक्सा बोला जाता है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी भी टैक्सा है। अब क्या है? जंतु क्या है? टैक्सा शब्द हो गया। स्तनधारी भी क्या है? टैक्सा शब्द हो गया। कुत्ता क्या है? टैक्सा शब्द हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी है और स्तनधारी प्राणी है? बिल्कुल पता है। देखो तीनों एक ही लाइन में ना। कुत्ता क्या होता है? कुत्ता स्तनधारी होता है। और स्तनधारी क्या होते हैं? जंतु होते हैं। पौधे तो स्तनधारी होते ही नहीं है। क्या पौधों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं? नहीं पाई जाती। अगर आपने स्तनधारी शब्द को पहचानना है ना, तो आप ये कह सकते हो तो जिसके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाएंगी। इससे प्राणी, स्तनधारी, कुत्ता विभिन्न स्तरों को भी टैक्सा पर बताता है। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे गुण, जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारस्परिक सूचनाएं आवश्यक है। तो अब आप उनको वर्गीकरण के लिए क्या क्या कर सकते हो कि आप टैक्सा के गुण को देखोगे कि उसके गुण कैसे हैं, तो उनके गुणों के आधार पर भी उसे अलग कर सकते हो। प्रकार के आधार पर भी उनका वर्गीकरण कर सकते हो। उसके शरीर की रचना कैसी है उसके आधार पर भी, कोशिका की रचना कैसी है कि कोशिका प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, जीव एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, उस आधार पर वर्गीकरण कर सकते हो। विकासीय प्रक्रम का मतलब होता है कि वो विकास कैसे कर रहा है, जल्दी कर रहा है, धीरे कर रहा है, कौन से वातावरण में कर रहा है, उसके आधार पर। तथा जीव की परिस्थिति की सूचनाएं कि जीव की परिस्थिति तंत्र में क्या भूमिका है, उसके आधार पर भी आप उसे वर्गीकरण कर सकते हो। और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार है। बिल्कुल ये क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक वर्गीकरण का आधार क्या है, तो आप ये सारी बातें लिख सकते हो कि जीव, जंतु या उसके सभी गुण होते हैं ये सारे। ठीक है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ठीक है जी। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि प्रक्रम प्रणाली है जो वर्गीकी या वर्गीकी विज्ञान कहलाता है। तो वर्गीकी क्या है, तो आप कहोगे कि जीवों का विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम होते हैं जो वर्गीकी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, या जीवों का अलग अलग कंडीशनों, गुणों, प्रकारों, रचना के आधार पर हम उनको वर्गीकृत करते हैं या उनको विभाजन करते हैं, तो वो वर्गीकी की कैटेगरी में आता है। उम्मीद करता हूं आपको इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी।
हो सकता है मेरे आपको फेस ढंग से ना दिखाई दे, ठीक है, लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ या मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको स्पष्ट सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, धीरे धीरे क्वालिटी में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ अध्ययन करना है, चीजों को समझना है, कोई वो इतना ज्यादा आपको नहीं करना, ठीक है। वर्गीकरण कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिक जानने का प्रयत्न करता है। अब मानव की तो विशेष भूमिका है भाई, मानव क्या करता है, हर जीव के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का वो प्रयास करता रहता है, ठीक है। विशेष रूप से उसके विषय में जो उसके लिए अधिक उपयोगी है, विशेषकर वो उसके रूप में ज्यादा जानने का प्रयास करता है जो उसके लिए इंपॉर्टेंस है, उसके लिए ज्यादा जरूरी है ना। ये तो मानव की फितरत है, ये तो उसकी फितरत है कि जो उसके लिए जरूरी होगा वो उसी पर फोकस करेगा। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, अब आदि मानव की बात करें, जो पुराने वाले मानव थे, जो हमारे जैसे नहीं थे, है ना। हम तो साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, वो उसका उतना नहीं था, उनका बस ठीक है शिकार किया। तो आदि मानव अपने मूलभूत आवश्यकताओं, अब मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं, मेनली 3 होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। तो उनकी मूलभूत आवश्यकता भोजन, कपड़े तथा रहने के लिए नए नए स्थान, नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। वो क्या करता था आदि मानव, बस 3 चीजों पर फोकस करता था। ये नहीं है कि मुझे लैब असिस्टेंट का एग्जाम क्रैक करना है, मुझे नीट का एग्जाम क्रैक करना है, मुझे कोचिंग दिलानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। उसको 3 चीजें चाहिए, 2 टाइम के भोजन, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए जगह, बस 3 चीजों पर वो फोकस करता था। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उस पर उपयोग पर आधारित था। अब वो देखता था भाई कौन सा जीव मुझे मेरे लिए लाभदायक है, उससे मुझे क्या फायदा हो सकता है, तो वो जो उसके लिए फायदेमंद होता था ना, तो वो उसके लिए ही ज्यादा जरूरी होता था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। तो मानव क्या करता है, काफी समय से, बहुत पुराने टाइम से जीवों के विषय में जानने का प्रयास कर रहा है और उसकी विविधता, यानी कि उसकी विविधता के बारे में भी वो जानने का प्रयत्न कर रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति कहा जाता है। वर्गीकरण पद्धति का उपयोग करके मानव क्या कर रहा है, उसके बारे में जानने का प्रयत्न कर रहा है। इसे कहते हैं सिस्टोमैटिक्स कहते हैं, सिस्टोमैटिक्स कहते हैं। सिस्टोमैटिक शब्द क्या है, एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका, लैटिन भाषा का। कौन सा शब्द, वर्गीकरण पद्धति सिस्टेमैटिक्स, लिखते हैं सिस्टेमैटिक्स, ठीक है, सिस्टेमैटिक्स। ये कौन सा शब्द है, ये एक लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है भाई, लैटिन शब्द, लैटिन भाषा होती है भाई, ठीक है। सिस्टोमा से आया है, कहां से आया है, सिस्टोमा से। सिस्टोमा, जो आपका सिस्टेमैटिक शब्द है वो तो नॉर्मल शब्द है, लेकिन जो ये आपका है ना सिस्टोमा से आया है, वो एक लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टोमा का अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था, जीवों की नियमित व्यवस्था, नियमित व्यवस्था। अब समझ में, उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा, ठीक है। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन टाइटल सिस्टोमा नेचर को चुना। लिनियस ने अपनी एक पब्लिकेशन या अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था टाइटल सिस्टोमा नेचर, या नेचुरी भी है इसका नाम, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि लिनियस ने वर्गीकरण पर कौन सी बुक दी, तो टाइटल ऑफ सिस्टोमा नेचुरी बुक इसने दी थी। ये बुक आपको ध्यान में रखनी है। लो, मैं इसको और अंडरलाइन कर देता हूं, ये वाली, ठीक है। किसने दी थी, लिनियस ने। चुना। वर्गीकरण पद्धति में नाम पद्धति और वर्गीकरण को शामिल किया गया। इस बुक में किस किस को शामिल किया गया, एक तो लिनियस ने किया इसको नाम पद्धति, जो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, और दूसरा इसने इसको शामिल किया जीवों के वर्गीकरण को। 2 इस बुक में इन्होंने शामिल किया। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। और इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया, वर्गीकरण पद्धति में जीवों को विशेष संबंध में ध्यान रखा गया है। अब आगे ये आपको समझ में आ गया भाई ये सारी चीजें क्या है। अगला है आपका वर्गीकी समवर्ग, कि वर्गीकरण में हम क्या क्या चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या 1 मिनट आप वेट करो, मैं पानी वगैरह पी लेता हूं। हाँ जी, चलिए करते हैं शुरू। वर्गीकरण वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। आप सोचोगे ना वर्गीकरण बस छोटा सा प्रक्रम है, नहीं, इसमें बहुत सी चीजें हैं, उसको हम विस्तार से
देखेंगे। वर्गीकरण ऐसे नहीं है कि नॉर्मल ठीक है वंश को उठा लिया, जाति को उठा लिया, ठीक है 2-4 गुणों को उठा लिया, नहीं, एक पूरा सिस्टमेटिक पूरा सिस्टम बनेगा, बल्कि इसमें स्टेप बाय स्टेप स्पान होते हैं, यानी कि पदानुक्रम होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जैसे आप नीट क्रैक करना चाहते हो या आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट डॉक्टर नहीं बन सकते कि आप घर से उठे और डॉक्टर बन गए, नहीं, आपको 10th करनी होगी, 10th के बाद में आपको साइंस लेनी होगी, 11th 12th क्रैक करनी होगी, फिर आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना होगा, फिर आपको एमबीबीएस करनी होगी, फिर आपको एमएस करनी होगी, फिर प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर आप अच्छे डॉक्टर बन पाओगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप हो गया ना, वो चीजें यहाँ पर होगी, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। क्योंकि सम वर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, क्योंकि जो सम वर्ग समस्त यानी कि वर्गीकरण समस्त मतलब पूरा जुड़ा हुआ सिस्टम है, तो इसलिए हमें इसे वर्ग की समवर्ग कहते हैं। ठीक है, और सभी सारे समवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक समवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे हम वर्ग या टैक्सॉन कहते हैं। जैसे मैं बताऊंगा, अभी आप उलझना मत। देखो, ये कह रहा है कि वर्गीकृत समवर्ग क्या है कि जो हम वर्गीकरण करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, जो समवर्ग है, जो स्टेप बाय स्टेप है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वर्ग की पदानुक्रम। और जो एक एक स्टेप है, कौन कौन से हैं वो आगे जिक्र करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं वर्ग या टैक्सॉन कहते हैं। चलिए अब करते हैं शुरू। वर्गीकृत समवर्ग अथवा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीव वो एक वर्ग को दिखाता है। अब कीट जीव है वो क्या है, एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण, जैसे अब कीटों में क्या गुण होते हैं वो यहाँ पर इसने बताया है। उदाहरण इसने कीट का ही लिया, लेकिन साथ साथ हम अध्ययन कीट के बारे में कर ही लेते हैं। जब इसने उदाहरण ले ही लिया तो हम भी अध्ययन कर लेते हैं, हमें क्या परेशानी है अभी। तो इसने कहा है कि जिसमें एक समान गुण होते हैं, इस वर्ग कीट वर्ग में जो जितने भी जंतु होंगे या जितने भी जीव होंगे उनमें गुण क्या होंगे, समान होंगे। अब कौन कौन से गुण होंगे, तो उनमें 3 जोड़ी संधिपाद। कितने, 3 जोड़ी। 3 जोड़ी मतलब 6 क्या होंगे, संधिपाद, यानी कि जोड़ों वाले पैर, यानी कि टांगे। संधिपाद, संधिपाद का मतलब क्या होता है, जोड़ों। संधि का मतलब जोड़, पाद का मतलब पैर, है ना। देखो वही हम रवि सर करवाते हैं ना, संधि। हमें संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ ही तो होता है, संधि पाद। तो इसका संधि का मतलब हो गया जोड़ और पाद का मतलब पैर। तो वे पैर या वे टांगे जिनमें जॉइंट्स होते हैं या संधियां होती हैं, तो संधिपाद होते हैं किसमें, कीटों में। और क्या होता है, इसका अर्थ है कि कीट स्वीकार्य या सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा समवर्ग का दर्जा दिया जाता है। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं। स्मरण करें कि वर्ग समवर्ग को दिखाता है। ठीक है जी, कोई खास बात नहीं। प्रत्येक पद अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। प्रत्येक वर्ग क्या करेगा, एक वर्गीकरण की इकाई को बताएगा। ये वर्ग की समवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, ना कि केवल आकारिक के समूह। ये जैविक होते हैं, ना कि सिर्फ आकार के लिए बनाए गए, नहीं, ये बिल्कुल जैविक होते हैं। अब देखिए सभी अध्ययन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसको, जगत को, इसको देखेंगे। मैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हूं, आपको चीजें सारी सेपरेट समझ में आ जाएंगी। कौन सा कलर ले भाई, कौन सा कलर लें, कौन सा कलर लें, ये ले लेते हैं ना। चलिए सबसे पहले क्या आएगा, जगत। क्या आएगा, जगत। ये आपको दोनों, जगत को बोलते हैं किंगडम। क्या बोलते हैं, किंगडम। सबसे पहले आपको ऊपर यही रखना है। जगत के बाद में आएगा आपका संघ। क्या आएगा, जगत के बाद में आएगा आपका संघ। संघ को बोलते हैं प्यारे बच्चों फाइलम। क्या बोलते हैं, फाइलम। उसके बाद में भाग। ये भाग आएगा, ये आएगा पौधों के लिए। किसके लिए आएगा, संघ की जगह पौधों के लिए आएगा, पौधों के। अगर पौधों का अध्ययन कर रहे हो तो वहां पर भाग आ जाएगा संघ की जगह। ठीक है, उसके बाद में वर्ग। क्या, वर्ग। वर्ग को बोलते हैं प्यारे बच्चों क्लास। याद रखना है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में गण। क्या आएगा, उसके बाद में गण। गण को बोलते हैं प्यारे बच्चों ऑर्डर। उसके बाद में आएगा आपका कुल। कुल को बोलते हैं प्यारे बच्चों फैमिली। उसके बाद में आएगा आपका वंश। वंश को बोलते हैं जीनस। जीनस नहीं है, ये पहनने वाली जीन्स नहीं है और ना ये जीन है,
ये जीनस है, और उसके बाद में आएगी जाति। जाति को बोल दोगे आप स्पीसीज। क्या बोलोगे? स्पीसीज। उम्मीद करता हूं ये 7 बातें आपको स्टेप बाय स्टेप याद हो जानी चाहिए, कोई इलाज नहीं है इसका, ये सातों के सातों आपको याद होने चाहिए। कैसे याद करोगे? जगत, संघ, भाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। जगत, संघ, भाग, वर्ग, कुल, गण, वंश, जाति, ये स्टेप बाय स्टेप आपको याद होने चाहिए। जगत को बोलते हैं किंगडम, उसके बाद में संघ को फाइलम, भाग पौधों के लिए आ जाएगा, वर्ग क्लास, गण ऑर्डर, कुल फैमिली, वंश जीनस और जाति स्पीसीज। इस स्टेप बाय स्टेप आपको आता है। इस प्रकार ही अब देखते हैं क्या बोला है कि जगत को किंगडम, संघ, फाइलम, भाग पौधों के लिए, वर्ग क्लास, गण, कुल, वंश, जाति स्पीसीज का विकास हुआ। पौधों तथा प्राणियों में दोनों में स्पीसीज सबसे नीचे सिमट जाती है। स्पीसीज चाहे किसी का अध्ययन आप करोगे तो जाति जो होगी वो सबसे नीचे आएगी और जगत होगा वो सबसे ऊपर आएगा। क्लियर? आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न समवर्गों में कैसे रखते हैं, इसके लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है। अब आप कहोगे कि किसी जीव को कौन से समवर्ग में रखें, ये आपको कैसे पता कि जैसे कीट वर्ग होगा तो इसमें कीटों को रखा जाएगा, इसमें कौन से पौधों को रखा जाएगा, किस जगत में कौन से को रखा जाएगा, तो उसके दृष्टि गुणों के आधार पर करते हैं आगे अध्ययन भी कैसे कैसे रखा जाएगा। चलिए अब आपको पहले देखना है कि जाति क्या है, एक एक शब्द के बारे में देखना है कि जाति क्या है, कौन सी जाति। ठीक है, तो जाति में क्या खास बात होती है, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है। वर्गीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है, जीवों में क्या होगी? मौलिक समानता, बिल्कुल एक जैसे होंगे, उसे स्पीसीज कहते हैं। जीवों में क्या होगी? मौलिक समानता, याद रखना है, एक एक लाइन में मौलिक समानता याद रखें। जिनमें जीवों में क्या होगी? मौलिक समानता होगी, उनको रखा जाएगा स्पीसीज। यह किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से, समीपस्थ यानी कि बिल्कुल पास वाली स्पीसीज से है, उसके आकारिकी है, उसके आकारिकी है विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। कि आप स्पीसीज में क्या करोगे? जीवों की आकारिकी विविधता को अलग अलग करोगे। क्या करोगे? अलग अलग करोगे। कैसे? अब यानी कि मौलिक समानता, स्पीसीज का मतलब क्या है? जैसे आम की बात करें, आम, और दूसरा आप सेब ले लो। ठीक है, दोनों क्या है? आम और सेब क्या है? दोनों पौधे हैं, पौधों से प्राप्त हुए, दोनों क्या है? फल है। तो आप इन दोनों को डिफरेंस नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके गुणों को देखोगे तो आम के गुण अलग हैं और सेब के गुण अलग हैं। अब आप उसे अलग अलग कर सकते हो, यानी कि सेब की प्रजाति अलग है और आम की प्रजाति अलग है। ठीक है, कर सकते हैं। इसके लिए हम मेंजिफेरा इंडिका आम और सोलेनम ट्यूबिरोसम। ठीक है जी। अब यहां पर आपको एक बात और याद रखनी है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। एक कॉपी ले लेना, जितने भी वैज्ञानिक नाम आए वो साथ ही साथ नोट करते जाना। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजिफेरा इंडिका। क्या नाम है प्यारे बच्चों? मेंजिफेरा इंडिका। ठीक है जी। दूसरा, आलू का वैज्ञानिक नाम आ गया। क्या है आलू का वैज्ञानिक नाम? आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम, सोलेनम ट्यूबिरोसम, ट्यूबिरोसम। ये नाम आपको लिखने से याद होंगे प्यारे बच्चों, कोई इलाज नहीं है, लिखना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आप नाम को देखोगे लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, मुझे भी सारे नाम नहीं याद है, मुझे भी लिखने से याद है। दूसरा, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? शेर। ठीक है, शेर का वैज्ञानिक नाम है पेंथ्रा लियो। क्या नाम है? पेंथ्रा लियो, ये उसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों में इंडिका, ट्यूबिरम और लियो जाति संकेत है, यानी कि जो इंडिका शब्द है वो आम की जाति है, ट्यूबिरोसम है आलू की जाति है, लियो है शेर की जाति है, मेंजिफेरा, सोलेनम, पेंथ्रा ये इसके सभी के वंश हैं। ठीक है जी, जाति पद संकेत हैं और पहले शब्द में ये आपके वंश के नाम है। और टेक्सा अथवा समवर्ग से निरूपण भी करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जातियां हो सकती हैं। वेरी गुड। वंश में क्या खास बात होगी वो अपने आगे देख लेते हैं। संकेत पद, जिससे जिन जीवों जिसके आकार के गुण समान हो उन्हें लिखने में उदाहरण पेंथ्रा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम में वंश में नाइग्रिन भी आता है, मेंजोला भी आते हैं। मानव प्रजाति में सैंपी संदनों वंश होमो में मानव प्रजाति में नाम क्या है? तो यहाँ पर मानव का वैज्ञानिक नाम और लिख लो। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बी
होमोसेपियंस। क्या नाम होता है? होमोसेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। तो यहां से हमें क्या बातें सीखने को मिली है कि जो जातियां होगी ना उसमें मौलिक समानता होगी, वो दूसरी जाति से भिन्न होगा, वो उसको रखा जाएगा जाति वाले जीव में। अगला है वंश। वंश में क्या होगा? वंश स्पीशीज से का एक वर्ग है, इसमें क्या रखा जाएगा? स्पीशीज को रखा जाएगा, अलग अलग स्पीशीज, एक जैसे स्पीशीज को इसमें रखा जाएगा, ठीक है, जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं, ठीक है। तो एक जैसी गुण दर्शाने वाली स्पीशीज को एक ही वंश में रख दिया जाएगा। एक जैसे स्पीशीज को दर्शाने के लिए, एक जैसे स्पीशीज तो क्या है, अलग अलग है, लेकिन उनका वंश का गुण थोड़ा सा क्या है, समान है। जैसे अब यहां पर देखो, अब चलो ऊपर इस शब्द में, जैसे पैंथरा क्या है, आपका एक वंश था, तो पैंथरा की एक अन्य जाति संकेत भी है जिसे टिग्रिस कहते हैं, मतलब पैंथरा टिग्रिस भी कोई नाम होगा। पैंथरा टिग्रिस, टिग्रिस देखो, इधर पैंथरा लियो और इधर टिग्रिस, ये दोनों जातियां क्या है या स्पीशीज क्या है, अलग अलग, लेकिन इन्हें कौन से वंश में रखा गया है? दोनों को ही पैंथरा वंश में रखा गया है, ठीक है। इस प्रकार से कह रहा है, हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का समूह है। तो वंश क्या है? एक जैसे या समान संबंध रखने वाले स्पीशीजों का एक ग्रुप है, एक समूह है। उदाहरण के लिए, उदाहरणतः आलू, टमाटर और बैंगन, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं। आलू, टमाटर, बैंगन तीनों क्या हैं? अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश के हैं। तो आलू, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, आलू, टमाटर और बैंगन, सीधी सी बात है, इनका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? अलग अलग होगा, बिल्कुल होगा, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन इन तीनों की स्पीशीज अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है, लेकिन इनका वंश क्या है? वंश एक ही है और वंश का नाम है सोलेनम। क्या नाम है? सोलेनम। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। शेर पैंथरा लियो, चित्ता पैंथरा पारडस। लो जी, अब यहां पर चित्ता का नाम भी लिख लो आप, किसका? चित्ता। क्या नाम है? पैंथरा पारगस, पारगस। तो शेर और चित्ता दोनों देखने में थोड़े थोड़े एक जैसे होते हैं ना, हालांकि दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो समानता है, तो दोनों को समान वंश में रख दिया। तो चित्ता का नाम भी आपको पता लग गया, पैंथरा पारगस। इस तरीके से आपको वैज्ञानिक नाम याद करने होंगे, कोई इलाज नहीं है। उसके बाद में पैंथरा टिग्रिस, बहुत से गुण हैं, ये सभी पैंथरा वंश में आते हैं। दूसरे वंश में फैमिलीज, जिसमें बिल्ली आती है, ये भिन्न है, ठीक है। अगला है आपका कुल। क्या है? कुल। इसमें क्या होगा? इसमें संबंधित वंश आते हैं, यानी कि एक जैसे वंश या समान गुण रखने वाले वंश, समान गुण रखने वाले वंश, समान गुण रखने वाले वंश आ जाएंगे इसमें, कुल वंश, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करता है। वेरी गुड। ये वंश जो होते हैं ना, वो स्पीशीज की तुलना में थोड़ी कम समानता प्रदर्शित करेंगे। अधिक समानता प्रदर्शित करते फिर तो उनको एक ही वंश में रख देते, लेकिन ये स्पीशीज से थोड़ा कम समानता प्रदर्शित करेंगे। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक। अब कुल का वर्गीकरण किसके आधार पर होगा? कुल को कैसे बांटेंगे? तो पौधों के कायिक जनन तथा कायिक जनन का उदाहरण माना जाएगा। पौधों में जनन या कायिक जनन के आधार पर माना जाएगा। उदाहरण तक पौधों में तीन वंश देखें, कौन कौन सा? एक तो सोलेनम, मतलब तीन प्रकार के वंश उनको एक कुल में रखा जाएगा। कौन कौन सा? सोलेनम, पिटूनिया और तीसरा है आपका धतूरा। ये तीनों क्या है? वंश है। तीनों अलग अलग वंश है, लेकिन इनको कौन से कुल में रखा गया है? सोलेनेसी। कौन से में? सोलेनेसी। कौन से कुल में रखा गया है? सोलेनेसी कुल में से रखा गया है, ठीक है। जबकि प्राणी वंश में पैंथरा, जिसमें अब आपको पता है पैंथरा भी क्या है? एक वंश है। हाँ जी,
पैंथरा भी वंश है। पैंथरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं को फैमिली बिल्ली के साथ फैलिडी कुल में रखा गया। अब बिल्ली का एक कुल है फैलिस। बिल्ली का कौन सा वंश है? फैलिस। अब पैंथरा भी वंश है और फैलिस भी वंश है। ये किसका है? ये शेर चित्ते का है और ये बिल्ली का है। किसका है? बिल्ली का है। लेकिन इनको एक ही कुल में रखा गया। कौन से कुल में? फैलिडी कुल में। कौन से कुल में? कौन से कुल में रखा गया है? फैलिडी कुल में। कौन से कुल में? फैलिडी कुल। कौन से कुल में रखा गया है? फैलिडी कुल में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद में आगे इसी प्रकार आप बिल्ली और कुत्ते को लक्षण देखते हैं तो आपको दोनों समानताएं कुछ मिलते हैं दिखाई पड़ती है। इनको को कैनिडी और फैलिडी में रखा गया है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। हाँ जी, तो आज हमने कहां तक पढ़ लिया? कुल तक पढ़ लिया। कल एक क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे ना। उम्मीद करता हूं चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और बताएं कि चीजों क्या आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। एनसीईआरटी की लाइन थोड़ी लैंग्वेज टफ होती है, उसको आसान लैंग्वेज में करके बता रहा हूं। कॉपी पेन अपने पास में रखिए और चीजों को करिए, क्योंकि ये साइंस वाले बच्चे हैं तो उनको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। पेशेंस रखना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। डायरेक्ट बोलो कि सर फटाफट करवाइए तो फटाफट मैं नहीं करवा सकता। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।